देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। इंसान के शरीर में न जाने कितने पुर्जे हैं और इन अनेकों पुर्जों में से एक पुर्जा है किडनी। वैसे एक उर्दू कहावत है कि मियां मूड भर दाढ़ी हाथ पर। ये किडनी का भी कुछ ऐसी आलम है। किडनी एक मुट्ठी भर के साइज का है, लेकिन इसका काम बहुत भारी होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है उसकी सफाई करता है, फिल्टर करता है उसको। वैसे आम इंसान के शरीर में आपको मालूम ही है कि 5 लीटर खून होता है, लेकिन ये 5 लीटर खून न जाने कितने बार दिन भर में सर्कुलेट होते रहता है किडनी के माध्यम से, और वहां से करीब करीब 200 लीटर के करीब वो किडनी इस खून को फिल्टर करता है। इन 200 लीटर्स में से करीब करीब 1 या 2 लीटर मैल निकलता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं, और ये इंसान के पेशाब के माध्यम से ये जो मेटाबोलाइट्स है, टॉक्सिन्स है, पॉइजन है, ये सब निकल जाता है। क्या होगा अगर ये किडनी सही काम नहीं करेगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर से, जो केयर हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है। सर, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद शर्मा जी। सर, ये बताइए कि मैंने जैसे कहा इंसान के शरीर में अनेकों पुर्जे हैं, लेकिन इन पुर्जों में एक भी पुर्जा अगर काम ना करे तो इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाती है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा? किडनी फेल हो जाए इसके पहले ये समझना जरूरी है कि किडनी काम क्या करती है। आपने लगभग सारे काम बता दिए हैं। किडनी शरीर में खून की सफाई करती है। खून में जितने भी कचरा बनता है, जो मेटाबोलाइट्स आपने कहा, यूरिया, क्रिएटिनिन, शरीर में एसिड्स बनते हैं। बहुत सारा पानी जो हम लेते हैं, बहुत सारे पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो पानी भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये सारे काम किडनी करती है। कुछ नियंत्रण का काम करती है, जैसे ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करना, शरीर में पानी के बैलेंस का रेगुलेशन करना। कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे विटामिन डी, ये भी एक हार्मोन है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन है, जिससे शरीर में खून की मात्रा सही बनी रहती है। ये सारे फंक्शन किडनी करती है। अगर आपको ये मालूम है कि एक फंक्शन क्या है, तो ये समझना आसान है कि फेल हो जाए तो क्या होगा। जी, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगा कि सुना है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ये करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट्स जो है। तो नियंत्रण की बात करें तो उसमें ये भी बात आती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें, ये सॉल्ट्स जो है, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें किडनी में नियंत्रित होती है। जी, इससे क्या ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है? एग्जैक्टली। नियंत्रण की और आगे ले जाए हम बात, तो ब्लड प्रेशर की बात आती है। ब्लड प्रेशर का अगर हम सेंटर ऑफ मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा कोई है, तो वो किडनी है। जी, मतलब किडनी के माध्यम से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है या अनियंत्रित हो जाता है। चलिए सर, बताइए कि क्या होता है अगर ये किडनी जैसे महत्वपूर्ण पुर्जा अगर फेल हो जाए? किडनी फेल हो जाए तो ये सारे कार्य नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। शरीर में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस बिगड़ जाएगी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण बिगड़ जाएगा। शरीर में पानी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जिनका किडनी फेल हो चुका है उन पे सूजन काफ़ी आती है, चेहरे पे या पैरों पे। और सारे मेटाबोलाइट्स अगर जमा हो जाए, टॉक्सिन्स अगर जमा हो जाए, तो शरीर को तकलीफ देते हैं। जी, लेकिन सर क्या कारण से ये फेल हो जाती है किडनी? बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज, शुगर। शुगर, जिनका कई सालों से शुगर है और अनियंत्रित है, उनको किडनी पे असर होना बहुत कॉमन है। अगर 100 डायबिटीज के पेशेंट्स हम देखें तो कम से कम 30 से 40 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किडनी पे असर हो चुका होता है। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। उसके बाद जो दूसरे कारण हैं वो है ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर। और किडनी में फिल्टर्स होते हैं। एक किडनी में 10 लाख फिल्टर्स होते हैं। इन फिल्टर्स की अपनी बीमारियां होती हैं, मतलब नेफ्रॉन्स। हम इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक वजह है किडनी फेल होने की। मतलब ये फंक्शन करना बंद कर देती है इस वजह से? इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से एक तरह से ये समझा जा सकता है कि फिल्टर चोक हो जाते हैं। और ज्यादा मात्रा में अगर फिल्टर चोक हो जाए तो जैसे किडनी फेल, ऑब्वियसली फेल हो जाता है। सर, कई सारे साइलेंट किलर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज इज वन, हार्ट प्रॉब्लम्स इज वन ऑफ द साइलेंट किलर्स। तो क्या किडनी भी एक साइलेंट किलर है, या फिर बाद में इसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि धीरे धीरे फेल होता है? ये बहुत सही बात कही आपने। ये बिल्कुल एक साइलेंट किलर है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझे किडनी का कोई लक्षण नहीं है, तो मुझे किडनी की बीमारी नहीं है। किडनी के लक्षण तब आते हैं जब किडनी 90% से ज्यादा खराब हो चुकी होती है, तब पता चलता है। तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साइलेंट किलर किडनी है। तो स्टेजेस के दौर से गुजरता है। इसीलिए अगर मालूम करना है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट हो, तभी मालूम पड़ता है। क्रिएटिनिन
और यूरिन रूटीन मतलब पेशाब की जांच और ब्लड में क्रिएटिनिन, ये दो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, हर लैब में होते हैं। अगर ये करें तो हमको मालूम पड़ता है जी। स्टेजेस की बात आपने कही, स्टेजेस 5 स्टेजेस होते हैं। हम क्रिएटिनिन के माध्यम से ये कैलकुलेट करते हैं किडनी कितना % फंक्शन कर रही है। अगर 90% से ज़्यादा है तो हम उसको स्टेज 1 बोलते हैं। अगर किसी को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है किडनी में, 60 से 90 के बीच में हो तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। 30 से 60 के बीच में हो तो उसको स्टेज 3 कहते हैं। 15 से 30 के बीच में हो तो उसको स्टेज 4 कहते हैं। और 15 से कम हो तो उसको स्टेज 5 कहते हैं। मतलब एक गॉन केस है वो स्टेज पे? गॉन केस कहना गलत होगा, क्योंकि आजकल इलाज काफ़ी अच्छे आ गए हैं, मॉडर्न मेडिसिन आगे ट्रीटमेंट है। कहने को तो ये स्टेज 5 है। कैंसर के कंपैरिजन में लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा स्टेज उतनी अपेक्षाएं कम, लेकिन किडनी में ये बात नहीं है। किडनी में हम आगे उसका इलाज कर सकते हैं, हम चाहे तो नई किडनी भी बिठा सकते हैं। तो आपका एक सलाह ये रहेगा आम दर्शकों को कि समय समय पर अपना क्रिएटिनिन लेवल्स और यूरिन एक बार टेस्ट करा लीजिए आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, या तो 40 के बाद, या लेकिन सही जवाब ये रहेगा कि जिनको अगर फैमिली में किडनी का कोई बीमारी है, जिनको खुद को कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या उनको पहले स्टोन हो चुका है, या पहले ऐसी कोई किडनी की समस्या हो चुकी है जिसकी वजह से सूजन आ चुकी है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इन सारे लोगों ने साल में एक बार किडनी की जांच करनी चाहिए। क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन बहुत ही सिंपल जांच है, हर लैब में होती है। सर मेरे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर मैं ये स्टेजेस से गुजरा हूँ, और ऑप्शंस किडनी फेल होने पर क्या क्या कर सकते हैं? किडनी फेल शुरू में जब होती है, जब हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में अगर डॉक्टर को पता चलता है तो हम साधारण इलाज करते हैं। हम उसको सलाह देते हैं कि आगे क्या अपेक्षा करना है, या आगे बीमारी बढ़ सकती है, इस वक्त क्या करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें उसको ना मिले जिसकी वजह से किडनी पे बुरा असर हो। पेन किलर्स हम लोग काफ़ी आसानी से ले लेते हैं, पेन किलर से किडनी पे बुरा असर हो सकता है। कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसे होती है जिसमें भस्म होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, इनसे भी किडनी पे बुरा असर हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, तो ये टालना है। तो शुरू में अगर मालूम पड़े तो हम ये मेजर्स ले सकते हैं और किडनी का प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं जी। मतलब मोटी बात ये है कि किडनी को स्ट्रेस न करें हम, यही एक हो जाता है। कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में जब हम पढ़ते हैं आमतौर पे तो देखते हैं 2 बातें होती है, अगर किडनी फेल हो जाए या तो डायलिसिस कीजिए या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो आपके हिसाब से एक बेटर ऑप्शन कौन सा रहता है कि डायलिसिस करना ठीक होगा या ट्रांसप्लांट करना? तो जब हम स्टेज 5 पे पहुंचते हैं, जब किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाता है, या यूँ कहीं 10% से कम हो जाता है, तब फिर दवाई गोली से सारी चीज़ें मेंटेन नहीं रहती हैं। हमको 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो डायलिसिस करें या ट्रांसप्लांट करें। डायलिसिस में 2 तरीके हैं, खून का डायलिसिस जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, या पेरिटोनियल डायलिसिस जो पेट के द्वारा होता है। दोनों ही डायलिसिस के तरीके अच्छे हैं। किडनी शरीर से कचरा निकालती है, डायलिसिस भी शरीर से कचरा निकालता है। तो ये एक तरीका है, एक कृत्रिम तरीका है शरीर से कचरा निकालने का। कई धारणाएं हैं इसके पीछे। लोग सोचते हैं कि ये डायलिसिस पे जाना गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन जो इलाज शरीर से कचरा निकाल रहा है, जो इलाज इस तरह से डिज़ाइन किया है कि शरीर को अच्छा लगे, वो इलाज बुरा नहीं हो सकता जी। एंड व्हाट अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट, ये कब किया जाता है? ट्रांसप्लांट भी जब 10% से कम हो जाए, तो जैसे हमने कहा 2 ऑप्शन है, या तो डायलिसिस करें या किडनी ट्रांसप्लांट करें जी। ये दोनों ही ऑप्शंस उस वक्त ओपन होते हैं, और दोनों ही ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं पेशेंट। दोनों में से कौन सा अच्छा है, अगर ऐसा कोई पूछे तो सीधा जवाब ये है कि ट्रांसप्लांट बेहतर ऑप्शन है जी। सर लेकिन डायलिसिस भी करते तो काफ़ी दर्दनाक होता है और काफ़ी कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, खर्चीला भी हो जाता है, तो चीपर कौन सा है? चीपर दर्दनाक, ये भी एक गलत धारणा है लोगों में। अक्सर मैंने पेशेंट्स को देखा है चीखते रहते हैं बिल्कुल डायलिसिस के दौर पे। जैसे हमने कहा, अगर सही मात्रा में डायलिसिस किया जाए, सही क्वालिटी का डायलिसिस लिया जाए और रेगुलरली लिया जाए, तो ये दर्दनाक नहीं होता है। ये दर्द कम करने वाला इलाज है। अगर शरीर से कचरा बाहर निकल रहा है, कोई भी इलाज शरीर को तकलीफ देने के लिए नहीं बना है, इलाज शरीर को राहत देने के लिए बना है। तो जो इलाज शरीर को राहत देता है वो बुरा नहीं है।
तो सस्ता कौन सा है, आपने पूछा ट्रांसप्लांट सस्ता है या डायलिसिस सस्ता है, तो इसके बारे में भी कैलकुलेशंस लोगों ने किए हैं। शुरू में ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा होता है, 10 दिन हॉस्पिटल में रहने का खर्चा होता है, 2 ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, तो शुरू का खर्चा काफ़ी होता है। बाद में दवाइयाँ चलती है, उसके पीछे भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। लेकिन लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए हैं, अगर 5 से 7 साल में डायलिसिस का खर्चा देखा जाए और 5 से 7 साल में ट्रांसप्लांट का खर्चा देखा जाए, शुरू का खर्चा भी अगर जोड़े तो भी ट्रांसप्लांट सस्ता पड़ता है। ट्रांसप्लांट एक सस्ता ऑप्शन है पेशेंट्स के पास। लेकिन उससे सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इंसान कितने साल जी लेता है विद अ ट्रांसप्लांटेड किडनी, या कहिए डायलिसिस ही चालू है कई सालों तक, कई सारे लोगों का ये चलता ही है, तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में क्या कहेंगे आप? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी काफ़ी अंतर है। मान लीजिए, हम हमेशा पेशेंट्स को ये बताते हैं कि मान लीजिए आज 100 लोगों ने डायलिसिस शुरू किया है, तो 5 साल बाद केवल 40 से 50 लोग जिंदा रहेंगे। और हमने देखा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में ये आंकड़ा और भी कम है, ये आंकड़ा 30 से 40 पे है। मतलब 5 ईयर सर्वाइवल इज 30 to 50%। अगर आज 100 लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या नॉन डायबिटीज़ हो, तो 5 साल बाद यही आंकड़ा 90 पे चला जाता है। ओह हाँ। तो इतना ज़मीन आसमान का फर्क है। तो इकोनॉमिकली वायबल भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होता है। तो चलिए सर, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डायलिसिस को ज़रा दरकिनार करते हुए हम ट्रांसप्लांट पे आ जाते हैं। क्या प्रिपरेशंस करने होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ही फैमिली डिसाइड कर लेती है, वैसे ही सबसे पहली बात ये होती है कि डोनर को आइडेंटिफाई करें। डोनर घर का मेंबर होना चाहिए, फैमिली मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब ये है कि माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, अच्छा, बच्चे, भाई बहन और स्पाउस या पति या पत्नी। तो ये कानून के हिसाब से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है। इनमें से अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच होता है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इनमें से किसी को आइडेंटिफाई करे जिनसे ब्लड ग्रुप मिलता जुलता है, उनको स्वयं को कोई बीमारी नहीं है, स्पेशली डायबिटीज़ और स्पेशली किडनी की बीमारी नहीं है, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। जी सर, कई सारे गलत धारणाएं भी हो सकती है कि लोग कहते हैं कि अगर मैं किडनी डोनेट कर दूं, सबसे आई एम अ राइट पर्सन टू डोनेट, और मैं डोनेट करता हूं तो मैं खुद शायद ग्रसित हो जाऊं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। ये कहाँ तक सच है? सबसे पहला सवाल डोनर कई बार यही करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं ये सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। समझने की बात यह है कि कई बार पेशेंट्स एक किडनी के साथ पैदा होते हैं। अच्छा, जन्म लेते हैं एक किडनी के साथ और कई सालों तक, जब तक बूढ़े हो जाएं, मालूम भी नहीं पड़ता है कि इनमें एक ही किडनी है। हाँ। तो कहने का मतलब है सारी जिंदगी गुजार सकते हैं एक किडनी के साथ। कई बार किडनी निकाली जाती है, पथरी हो गई, कुछ बीमारी हो गई, किडनी निकालनी पड़ी, उसके बाद भी लोग 30 से 40 साल तक अच्छे से रहते हैं। तो ये गलत धारणा है कि हम किडनी निकालेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेंगी, हम खटिया पे पड़े रहेंगे। ये जो गलत धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत है। किडनी देने के बाद भी इंसान आसानी से पूरी नॉर्मल जिंदगी पूरी तरह से जी सकता है। यूँ कहिए भगवान ने या नेचर ने कुछ हमें एक स्पेयर पार्ट दे के रखा है कि 2-2 किडनी दे के रखा है। आप एक खराबी हो जाए तो एक के सारे चल सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो डोनर है, और उसकी मॉर्टेलिटी रेट क्या रहती है? डोनर की बात करें। दूसरा डर फिर ये रहता है कि लोग फिल्में देख के प्रभावित होते हैं या खुद के इमेजिनेशन से प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि किडनी का ऑपरेशन इतना बड़ा है, पता नहीं ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सोच के डर जाते हैं। तो आंकड़े अगर देखे जाए कि मॉर्टेलिटी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मॉर्टेलिटी के आंकड़े क्या है, तो अगर 1000 किडनी डोनेशन होते हैं, किडनी डोनेशन के 1000 ऑपरेशन होते हैं, तो 3 लोगों को जान का खतरा है। मतलब द रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी इज 0.03%। बट मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, नॉट नेसेसरी कि किडनी डोनेट किया इस वजह से, ये जो 0.3% होने की वजह से। तो 0.03% काफी कम है, काफी कम है। अगर हम रास्ते पे चलते हैं, हमको ठोकर लगने का रिस्क लोगों ने कैलकुलेट किया है, विच इज 5 to 8%। ये उससे काफी कम है, काफी कम है। और कोई सरकारी कानून कायदे बीच में आते हैं, इसमें लीगैलिटीज आते हैं कुछ इसमें? किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव प्रोग्राम है। लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है इस, जब तक लॉ नहीं था। लॉ आया 1994 में, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के नाम से।
उसके बाद सरकार का इन्वॉल्वमेंट बन गया है इसमें। 2 लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, डोनर और रेसिपिएंट के कागजात मांगे जाते हैं, उनका रिलेशनशिप प्रूव करने वाले कागजात मांगे जाते हैं। अच्छा। उसके पीछे मीटिंग होती है ऑथराइजेशन कमेटी की, जो हॉस्पिटल लेवल पे होती है, और उसमें एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिविल सर्जन स्पेशल, उसमें आके मीटिंग अटेंड करते हैं और सारी चीज़ें वेरीफाई करके, डोनर्स का इंटरव्यू लेके, रेसिपिएंट का इंटरव्यू लेके फिर उनको परमिशन दी जाती है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो तो परमिशन का प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर फर्स्ट डिग्री से बाहर कोई रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव है, तो ये मामला फिर सेंट्रल कमेटी की तरफ जाता है, जो मेडिकल कॉलेज में है नागपुर में। जी सर, आपने बताया कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ही डोनेट कर पाते हैं। अभी आपने कहा डिस्टेंट रिलेटिव्स भी अगर मैच होता है तो अलावा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के क्या क्राइटेरिया होता है कि जिससे हम एक डोनर को सेलेक्ट कर सकते हैं? अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई मैच नहीं हो रहा है, या ब्लड ग्रुप की वजह से, या उनको कोई बीमारी नज़र आती है, कई बार ऐसा होता है जी, शुगर मालूम पड़ता है या स्टोन्स मालूम पड़ते हैं, या कोई कारण मिलता है कि ये डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो हम डिस्टेंट रिलेटिव को अलाउ कर सकते हैं लॉ के हिसाब से। दैट इज़ परफेक्टली जस्टिफाइड। और जैसे एक मैचिंग डोनर मिल गया उसमें, तो सर्जरी के लिए कौन कौन सी तैयारियां करते हैं आप लोग, जिस वजह से एक इट इज़ अ सक्सेसफुल सर्जरी? और सक्सेस रेशो क्या होता है? सबसे पहले तो डोनर की बहुत सारी जांचें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की ऑपरेशन होनी है। दोनों में से एक बीमार है लेकिन दूसरा बिल्कुल भी बीमार नहीं है, हम उसको बीमार करना नहीं चाहते, इसलिए इस ऑपरेशन में डोनर ज़्यादा प्रायोरिटी है। डोनर इज़ लाइक अ VIP, तो उसकी बहुत सारी जांचें होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी जांचें? सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि सारे सिस्टम्स ठीक है कि नहीं, उसको ब्लड शुगर नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर है भी तो अच्छे से कंट्रोल में है ब्लड प्रेशर, दूसरे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हार्ट उसका नॉर्मल है, लीवर नॉर्मल है, किडनीज 2 है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। किडनी की अपनी कोई बीमारी नहीं है, तो उस हिसाब से भी हम जाँचें करते हैं। पथरी नहीं है, दूसरी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारे फर्स्ट स्टेज में करते हैं। दूसरे स्टेज में हम मैचिंग कैसा है ये देखते हैं। मैच एग्जैक्टली क्या करते हैं सर? मैचिंग में 2 चीज़ें करते हैं। एक तो HLA मैचिंग करते हैं, जितना HLA मैचिंग अच्छा What is HLA? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, HLA। हाँ, तो इसमें दोनों का अगर ब्लड रिलेटिव है तो मैचिंग हो सकता है। इट कैन बी 0%, इट कैन बी 50%, इट कैन बी 100%। मिसाल के तौर पे अगर भाई बहन लिए जाए तो, या भाई भाई लिए जाए तो अगर 100% मैच है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस ज़्यादा अच्छा है। अगर 0% मैच है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस में 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस में ये जो फ़र्क है ये भी कम होता नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म सक्सेस में ये मैटर नहीं करता है। कई लोगों के मन में ये होता है कि HLA है, पता नहीं मैच नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म सक्सेस में ये मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़ हम करते हैं लिम्फोसाइट क्रॉस मैच। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव हमारे लिए अच्छा है, नेगेटिव अगर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैचिंग के तौर पे ये 2 चीज़ें की जाती हैं। मतलब लिम्फोसाइट अगेन यू मीन टू से कोई मैलिग्नेंसी वगैरह उस टाइप का ये नहीं है या? नहीं, हाँ, नहीं, ये ब्लड सिंपल तौर पे देखा जाए तो ब्लड को मिक्स करते हैं और रेसिपिएंट की बॉडी डोनर के सेल्स के अगेंस्ट एक्ट कर रही है कि नहीं, ये हम देखते हैं। अगर ये एक्ट नहीं कर रही है तो देन इट्स अ गुड रिजल्ट एंड वी गो अहेड। अच्छा, क्या सर्जरी प्रोसीजर कितना लंबा होता है और हाउ सक्सेस रेशियो क्या है सर इसका? सर्जरी टेक्निकली बहुत सिंपल है, क्योंकि हम किडनी निकालते हैं और किडनी को ब्लड वेसल्स के साथ जोड़ते हैं, जो यूरेटर है उसको ब्लैडर के साथ जोड़ते हैं। सक्सेस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट है। 5% चांस है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, और ये सक्सेस रेट बहुत यूनिफॉर्म है अक्रॉस द सेंटर्स। देखा जाए तो बहुत यूनिफॉर्म है। तो 5% कॉम्प्लिकेशंस सर्जिकल हो सकते हैं, मतलब टेक्निक से जुड़े हुए, या मेडिकल हो सकते हैं, मतलब बीमारी से जुड़े हुए या उसके प्रोसेस से जुड़े हुए। तो सर्जिकल देखा जाए तो नया कनेक्शन है, नए कनेक्शन में लीक हो सकता है या वहाँ खून की गुठली बन सकती है। 2 कनेक्शन है, एक आर्टरी का है, एक वेन का है। तीसरा कनेक्शन है यूरेटर का और ब्लैडर का, मतलब पेशाब की जो नली है उसका और पेशाब की थैली का, वहाँ पे भी लीक हो सकता है। तो ये सर्जिकल है। नया बट
विद एन एक्सपर्ट हैंड ये सब दिस कैन बी ओवरकम, काफी कम है। हाँ, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर पूल कर कंट्रोल कर ले, हाँ, मिला भी दिए जाए, हाँ, तो भी ये 5% से ज्यादा नहीं। बट पोस्ट ऑपरेशनल ट्रीटमेंट फिर से वापस उसको बुला के फॉलोअप कुछ होता है सर ऐसा? हाँ, कि एक बार ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाए, हाँ, तो इमीडिएटली हमको टेबल पे मालूम पड़ता है, पेशाब की मात्रा, पेशाब हमको नजर आने लगती है टेबल पे। जैसे ही हम क्लैम्प्स खोलते हैं, यूरिन शुरू होता फ्लो हुआ होता है, दिखता है। इमीडिएटली डायलिसिस की ज़रूरत बंद हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे किडनी के जो रिपोर्ट्स है तीसरे या चौथे दिन नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद 8 से 10 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, उसके बाद घर चला जाता है। डोनर तो 5 या 7 दिन में चला जाता है। उसके बाद हफ्ते में हम शुरू में 2 से 3 बार बुलाते हैं जांच करने के लिए। बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट को या नहीं, केवल रेसिपिएंट को? व्हाट अबाउट डोनर? एक बार डिस्चार्ज हो गया तो ही कैन गो बैक? हाँ, टाँके खोलने के लिए वो 8वें या 10वें दिन आता है। उसके बाद हम उसको 1 महीने बाद, उसके बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसके बाद फिर साल में 1 बार हम बुलाते हैं। अच्छा, हाँ। रेसिपिएंट हफ्ते में 2 बार आता है, उसकी किडनी की जांच होती है क्योंकि नया मामला है, नई किडनी है, दवाइयों का बैलेंस लेवल, ये सारी चीज़ें हमको मेंटेन करना है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सेट इट प्रॉपर्ली? मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी में कितना सेट हो जाता है जल्दी? जैसे मैंने कहा, सक्सेस इज इमीडिएट। हाँ, नहीं, सक्सेस तो इमीडिएट हो गया, लेकिन जैसे आपने कहा एवरी वीक आप उसको 2 टाइम्स बुलाते हो, तो ये कब तक का ये चलता है और कब पता चलता है कि नाउ ही इज परफेक्टली नॉर्मल? नॉर्मल मालूम करना तो ऑलमोस्ट इमीडिएट है। ठीक है। हम किससे मालूम पड़ता है कि नॉर्मल है? क्रिएटिनिन से। क्रिएटिनिन अगर 2 से कम है या 1.5 से कम है तो थिंग्स आर ऑल राइट। जब वो फ्लक्चुएट होता है तब मालूम पड़ता है कि ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज फर्स्ट जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें चीज़ें डायनामिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही होती है। यूजुअली पहले 3 महीने में ये सारा स्टेबल हो जाता है। अच्छा। दवाइयाँ स्टेबल हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क सबसे कम 3 महीने बाद हो जाता है, और जो किडनी के रिपोर्ट्स हैं वो भी सारे इस दौरान स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन होते हैं उसको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं? किडनी ऑपरेशन जिसका हुआ है, हाँ, व्हाट अबाउट डोनर? उसको नहीं लेना? उसको नहीं लेना, हाँ, बट इसका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। दवाइयाँ इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि मैचिंग चाहे कितना भी हो, ये दूसरे शरीर से हमारे शरीर में आई हुई किडनी है, तो हमारा शरीर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये रिजेक्शन ना हो इसलिए हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, एडेप्टेबिलिटी, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। सबसे अहम सवाल सर जो हमारे दर्शकों के मन में भी उठता होगा कि इसमें आमतौर पे खर्चा कितना आता है? खर्चा रफली देखा जाए बहुत सेंटर टू सेंटर वैरी करता है, लेकिन एक मोटा आंकड़ा दिया जाए तो 4 से 6 लाख के बीच में ट्रांसप्लांट हो जाता है, ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट मेडिकेशन? किस टाइप का? मेडिकेशन बाद में जो दवाइयाँ चलती है, करीबन 15,000 के आसपास दवाइयों का खर्चा होता है हर महीने, इतनी खर्चे की दवाइयाँ चलती है। लेकिन डायलिसिस पे जो खर्चा होता है वो करीबन 25-30 हज़ार हर महीने होता है, तो डायलिसिस के मुकाबले ये खर्चा कहीं कम है। राइट, हाँ। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में सर कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जैसे कई सारे लोगों के एक जैसे मिथ्स कहते हैं हम लोग, तो मैं अगर ये डोनेट कर दूंगा तो पता नहीं, यहाँ तक के कुछ सुपरस्टिशंस भी जुड़े हुए हैं कि शायद हो सकता है मेरा नेक्स्ट जो जन्म है उसमें मैं अंधा पैदा हो जाऊंगा या किडनी के बिना पैदा होऊंगा। ये जो भ्रम है, ये मिथ्स है, इसको हटाना है, तो आप क्या मैसेज दोगे? ऑर्गन डोनेशन एकदम सेफ है। ऑर्गन डोनेशन सबसे बड़ा दान है। हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह से उतनी ही आसानी से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। आई डोनेशन के बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन उतनी ही आसानी से हम सारे ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। हार्ट डोनेट कर सकते हैं, लीवर डोनेट कर सकते हैं, लंग्स डोनेट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स डोनेट कर सकते हैं। हम तो यहाँ केवल किडनी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सारे ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं मृत्यु के बाद। जीवित में भी किडनी डोनेशन से जो होने वाले डर के बारे में जो लोगों की धारणाएं हैं वो सारे गलत हैं। एक आसानी से जीवन में भी हम किडनी का डोनेशन करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सर जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, आमतौर पे इंसान कितने दिन तक जी लेता है? सक्सेसफुल होने के बाद किडनी की लाइफ कितनी है? किडनी की लाइफ करीबन 12 से 14 साल तक एक किडनी आसानी से चल सकती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। हाँ,
ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद बटन बंद हो गया और किडनी बंद हो गई। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से फॉलोअप कर रहे हैं और अभी भी उनके रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। एंड वंस दैट हैपन्स, मान लीजिए 20 साल बाद किडनी बिगड़ रही है, दोबारा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, वो दोबारा ट्रांसप्लांट कर सकता है। जी, मेरा अगला सवाल वही था कि क्या एक सेकेंड ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे देश में कई लोगों ने सेकंड ट्रांसप्लांट किया है, हमारे सेंटर में भी किया है, और इनफैक्ट विदेशों में तीसरा ट्रांसप्लांट, चौथा ट्रांसप्लांट भी लोग करते हैं और काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते हैं। जी सर, आज किडनी डे है, वर्ल्ड किडनी डे, इस अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे श्रोताओं को? विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार 12 मार्च को है, आज है, और इस बार की जो थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी की स्वस्थता सबके लिए। तो किडनी को अगर हम हेल्दी रखेंगे तो किडनी के आगे की जो बीमारियों के पीछे होने वाला खर्चा है, उसके पीछे होने वाला जो स्ट्रेस है, वो हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। खर्चा चाहे एक अकेले व्यक्ति को हो, चाहे देश को हो, खर्चा बहुत बड़ा है, डायलिसिस बहुत महंगा है, ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम किडनी की बीमारियों को रोकें, उसको प्रिवेंट करें। अगर ब्लड प्रेशर किसी को है, कंट्रोल में रखें। अगर ब्लड शुगर किसी को है, कंट्रोल में रखें। ऐसी दवाइयाँ ना लें जो किडनी पे असर करती है, पेन किलर्स, दवाइयाँ जिसमें भस्म है, हेवी मेटल्स हैं। और अगर आपके घर में किसी को किडनी की बीमारी है तो आपने चेक करना चाहिए। बहुत आसानी से कर सकते हैं, यूरिन रूटीन और सीरम क्रिएटिनिन बहुत आसानी से हर लैब में हो सकता है। It was a pleasure talking to you, sir, and wonderful information that you gave us. Thank you so much for coming on the show.